नमस्कार, स्वतंत्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विशाल सक्सेना। आपने यज्ञ के बारे में सुना होगा दोस्तों। आज हमारे साथ में दार्शनिक बी.के. सचान साहब मौजूद हैं। अक्सर यज्ञ को हम हवन के रूप में भी जानते हैं और हिंदू संस्कृति के अनुसार हवन अक्सर लोग घर में कराते हैं सुख समृद्धि के लिए। लेकिन क्या वाकई कृषि संस्कृति में यज्ञ के माध्यम से फसलों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है? सर की एक पुस्तक में जब हमने पढ़ा तो हमने जानने का प्रयास किया और आज हम इसी बिंदु पर बातचीत भी करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। यज्ञ के माध्यम से फसलों का उत्पादन आज के भौतिक युग में सर किस तरीके से उसको लोग समझ रहे होंगे, या जैसे मैंने ही जब पहली बार उसको पढ़ा तो मैं सोचने पर मजबूर हो गया कि ये किस तरीके की आप संस्कृति की बात कर रहे हैं, उसमें क्या कहना चाह रहे हैं, वो स्पष्ट करिए थोड़ा। देखिए कि यज्ञ जो है ना, हमारा जो जीवन है वो अपने आप में यज्ञ है। तो एक तो वो जो किताब में आपने यज्ञ की बात पढ़ी है कि यज्ञ के माध्यम से भी हम फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और निश्चित बढ़ा सकते हैं। पैदावार ही नहीं बढ़ा सकते, उस उपज मुझे खानी है, मेरे पशुओं को खानी है, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ा सकते हैं। क्या है, ये कृषि जो है ना एक कॉम्प्लेक्स है जो प्रकृति के वैभव पर निर्भर करता है। आधुनिक युग में तो लोगों ने क्या कहा कि खेत को जोत दो, उसमें बीज बो दो और इतनी यूरिया, इतना डीएपी, इतना पोटास डाल दो, फिर 5 बार पानी लगा दो। क्लाइमेट कैसा है, सॉइल की वैल्यू कैसी है, हवा कैसी चल रही है, हवा में गैसें कौन कौन सी हैं, इनका उसकी क्वालिटी पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है, उपज जो आती है। जैसे आप गांव में जाकर के किसी माँ के हाथ का खाना खाएं, चूल्हे की रोटी का बना हुआ, तो उसका आनंद देखिए आप। और उसी कोठरी से, उसी माँ के घर से आप आटा और दाल ले आई और फिर एक स्लम एरिया में गंदगी जहाँ फैली हो वहाँ रोटी बनाइए, क्या वही टेस्ट होगा? टेस्ट तो उस आबो हवा में जो जहरीली गैसों का प्रभाव था वो भी दाल और रोटी में एंटर कर गया। तो उस जो किताब में मैंने लिखा है, ये मैं क्या लिखा हूँ, इस संसार में जो ज्ञान है वो तो प्राचीन संस्कृति है, हमारे मन में से कहीं आया, मैंने कहीं पढ़ा होगा तो मैंने लिखा है उसको एक साइंटिफिक बेस से मैंने लिख दिया। संस्कृति में ये इस्तेमाल किया गया, कृषि संस्कृति में इसका उपयोग हुआ है? कृषि संस्कृति में हमारे जीवन में यज्ञ, मैंने क्या बताया, यज्ञ तो मेरा जीवन दर्शन था, कदम कदम पर यज्ञ था। बच्चा पैदा होने से लेके मरने तक 16 संस्कार होते थे, हर संस्कार में यज्ञ होता था। ठीक है ना? तो यज्ञ के माध्यम से है क्या, देखिए, यज्ञ भी साइंस है, दर्शन शास्त्र का विषय है, किंतु उसमें एक साइंस छुपी हुई है। जब मैं एक 5 एकड़ खेत है, 5 एकड़ खेत का या 6 एकड़ खेत का एक मालिक है, किसान, और उसने सरसों बोई है और उसको अपने खेत में यज्ञ थेरेपी करनी है, तो क्या है, खेत के बीचों बीच एक चबूतरा बनाएगा, छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बनाना है, 4 बाई 4 फुट का। और प्रातः सूर्योदय के समय एक पिरामिड आकार का तांबे का बर्तन आता है, बाजार में मिलता है, जो बर्तन बेचने वाले होते हैं, या वो मिट्टी का कुम्हार से बना ले, ठीक है ना। तो पिरामिड आकार का एक पात्र है छोटा सा, तो उस चबूतरे में रखा और गाय के गोबर के 2 छोटे छोटे उपले, मतलब इतना छोटा टुकड़ा है कि उनका वजन ज़्यादा से ज़्यादा 50 ग्राम है। 50 ग्राम के 2-3 छोटे छोटे पीस गोबर के मतलब उपले रखे और थोड़ा सा कपूर डाल के प्रज्वलित कर दिया। फिर उसके पास एक शीशी में चावल के दाने हैं और एक शीशी में घी है, तो मुश्किल से 1 चम्मच में 2 ग्राम घी लेना है और 4 ग्राम चावल लेना है और कहना है सुबह के समय, ओम सूर्याय स्वाहा सूर्याय इदम नमः। एक आहुति दी जलती हुई अग्नि में, फिर उसके बाद फिर उसने 2 ग्राम घी लिया और 4 ग्राम चावल लिया
ओम प्रजापते स्वाहा प्रजापते इदम नमः, ये उसने सूर्योदय के वक्त किया, ठीक शाम को सूर्यास्त के समय। यही 2 आहुतियाँ उसको देनी है। तो ये जो साइंटिफिक इसका जो व्यू है, ये जब यज्ञ करते हैं तो इससे 3 गैसें निकलती हैं, इथिलीन ऑक्साइड, प्रोपेलिन ऑक्साइड और फॉर्मेल्डिहाइड। ये 3 गैसें 2 क्रिया करती हैं वायुमंडल की गैसों के साथ मिल करके। नंबर 1, ये जो CO2 की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा एटमॉस्फेयर में ज़्यादा है, तो उस CO2 गैस के साथ क्रिया करके और उसको पृथक कर देती है, तोड़ती है। तो ऑक्सीजन की वैल्यू एटमॉस्फेयर में बढ़ जाती है और कार्बन का मॉलिक्यूल ज़मीन में गिर जाता है, जिससे जो कहते हैं ना ज़मीन में कार्बन की वैल्यू कम होती जा रही है। तो हम कार्बन की वैल्यू को सिंपल से यज्ञ में हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा जो पहलू है कि ज़मीन में पानी नहीं है और ड्राई एरिया है, सिंचाई के साधन कम है, हो सकता है दलहनी फसल बोई हो और पानी मतलब ड्राई हवा चल रही है। तो ये जब ठंड का सीजन है और जब मैं यज्ञ करता हूँ तो इससे जो एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी है, जो वायुमंडलीय आर्द्रता होती है, वो ज़मीन में गिरती है, वो प्रेसिपिटेट होकर के ज़मीन में आता है, ड्राप ड्राप, छोटे छोटे ड्राप के रूप में, जिनको ओस बोलते हैं। ओस की बूंदें, ओस से ज़मीन गीली हो गई, ओस से ज़मीन गीली हो गई, तो वो हमारी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी ज़मीन में आती है। और एक चीज़ बताएं आपको कि हमारे गांव में जब बरसात के सीज़न में बारिश नहीं बरसती थी, पानी लेट हो जाता था, तो लोग सामूहिक यज्ञ करते थे। सामूहिक यज्ञ क्या मतलब, क्या गांव के बाहर जा कर के और सब लोग अपने अपने चूल्हे जलाते थे और टिक्कर लगाते थे। तो उस समय बल्क में 100-200 चूल्हे जलते थे और सारे के सारे लोग एक एक रोटी का छोटा छोटा टुकड़ा लेकर के अग्नि को समर्पित करते थे। तो एक विशाल यज्ञ हो जाता था। लेकिन तो उस दिन पानी बरसता था, उस दिन पानी बरसता था। बिल्कुल। अच्छा, मैं सवाल अगर आपसे करूं, क्या आज ये संभव है? क्योंकि गांव से लोग शहर में आ जाना चाहते हैं और शहर की जो डेवलपमेंट है वो उनको आकर्षित करता है। पीढ़ी है सर, जो आधुनिकीकरण का जो दौर आ गया है, आपको लगता है कि अभी ये सारा कुछ संभव होगा कि सब लोग एक जगह एकत्रित हों और इस तरीके से यज्ञ करें? लेकिन हाँ, घर में इसे किया जा सकता है। देखो, जो आधुनिक युग में जो हमारी लाइफ स्टाइल है ना, वही मेरे दुखों का कारण है। और आज की तारीख में हर व्यक्ति को ये स्वीकार कर लेना है और स्वीकार कर रहा है, मुंह से बेशक ना बोले, वो ये मान रहा है कि जो आधुनिक जीवन शैली है मेरे दुखों का कारण है। ठीक है ना? तो जब हम ये स्वीकार कर रहे हैं कि आधुनिक लाइफ स्टाइल हमारे दुखों का कारण है, और हमारे सुखों का कारण क्या था? हमारी संस्कृति ही थी, हमारा आध्यात्म ही था, मेरा दर्शन ही था जो मुझे खुशियाँ देता था। दरअसल वर्तमान में क्या है, जो आधुनिक जीवन शैली है वो शरीर आधारित है, शरीर केंद्रित होकर मैं जी रहा हूँ। शरीर को आराम चाहिए, आराम के लिए भौतिक संसाधन चाहिए, लेकिन इन भौतिक संसाधनों में सुख और खुशियाँ नहीं हैं। जो सुख का और खुशियों का संबंध है वो अंतःकरण से है, चेतन जगत से है। तो ये मैंने बताया ना कि ये परमात्मा का ये विश्व ब्रह्मांड रूपी जो बगिया हमको दिख रही है, ये एक संस्कृति है, एक दर्शन है। और आप अगर लौटना चाहें तो लौटें, और अगर आपको मरना ही है ज़बरदस्ती कि नहीं साहब हम लौटेंगे तो नहीं, हम चाहे घुट घुट के मर जाएं, हमारी मृत्यु चाहे अस्पताल में हो चाहे सड़क में हो, लेकिन मैं नहीं लौटूंगा, तो मत लौटो। एक दिन नेचर आपको लौटने के लिए विवश करेगा, लेकिन जब विवश करेगा तो कहीं इतनी देर ना हो जाए कि आप बहुत कुछ गंवा बैठे हों, तो वापस तो आना पड़ेगा। और इसमें बुराई क्या है? वापस आने की प्रक्रिया क्या हो सकती है सर? देखिए, बहुत सारे दार्शनिक जिनको हम लोग सुनते हैं, बहुत सारी बातें भी होती हैं, बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती हैं, लेकिन
जमीनी स्तर पर काम करने के लिए पहली पहल को शुरू करने के लिए आपकी तरफ से क्या मार्गदर्शन होगा? देखिए, हमारा मार्गदर्शन क्या है कि मैं तो अपने देश के सभी किसान भाइयों से और किसानों के उन बच्चों से जो बीए और एमए की डिग्री लेने के बाद और नौकरी की लाइन में लगे हैं, लेकिन नौकरी मिल नहीं रही है और बुढ़ापे की ओर अग्रसर हैं। बहुत सारे लोगों की तो नौकरी की लालसा में उम्र ही निकल गई। तो उम्र क्यों निकालते हो? गांव में जीवन है, वहाँ खुशियाँ हैं, अपने खेतों की तरफ लौटो ना। और लागत बढ़ गई है ना, तो लागत घटाने की तो मैं बात कर रहा हूँ। यज्ञ करने में क्या जाता है? अगर एक किसान अपने खेत में पूरी फसल 4 महीना लगातार 120 दिन यज्ञ करता है तो 800 ग्राम घी लगता है उसका, और 1.5 किलो चावल लगता है, 20 किलो उपला लगता है। तुम तो उपला जाने कितना जला देते हो, फेंक देते हो, चावल कितना बर्बाद करते हो खाने में। तो वो बची हुई जो मात्रा है उसका यज्ञ करने से, अगर आपकी गेहूं की फसल में 5 पानी लग रहे थे और हमने 1 पानी बचा लिया, 5 एकड़ जमीन में अगर आप एक बार पानी लगाते हो तो 10 लाख लीटर पानी खर्च होता है। 10 लाख लीटर पानी, 10 लाख लीटर, बिल्कुल, जो बोतल में 20 रुपए लीटर का बिकता है। जो बोतल में 20 रुपए लीटर का। अगर आप इस बात पर यकीन करेंगे बिल्कुल, तो आप मुश्किल से 500 रुपये का घी और 40 रुपये का चावल और 40 रुपये के उपले, यानी 700 रुपये खर्च करके आपने 10 लाख लीटर पानी भी बचा लिया, और भोजन में जो रोटी में जो टेस्ट था वो टेस्ट भी बढ़ा लिया, और उपज जो 10 कुंटल हो रही थी उसको भी 11-12 कुंटल कर लिया। ये तो करके देखना पड़ेगा। और पहले हमारे ऋषि मुनि और पुराने हमारे जो पूर्वज थे, और क्या करते थे? यूरिया नहीं थी, ट्रैक्टर नहीं था, कोई आधुनिक तकनीकी नहीं थी, खेती नहीं करते थे क्या? लेकिन लोग एक तर्क यहाँ पर ये देते हैं, क्या खेती होती थी, भूखों मरते थे। तो मैं उनको याद दिला दूँ, महाभारत काल में आज जितनी पॉपुलेशन है, महाभारत काल में उतनी ही पॉपुलेशन थी। और आज तो 2 चपाती खाते हैं आप, तब तो लोग रोटी को नाप करके बीते से खाते थे, रोटी मोटी मोटी बनती थी। ठीक है ना? भोजन था, भोजन आज से ज़्यादा था, अच्छा था। तो ये हमारी संस्कृति थी, यज्ञ कृषि, संगीत कृषि, ऋषि कृषि, गौ कृषि। इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे, एक एक बिंदु पर बात करेंगे। सर, एक सवाल, किसी भी व्यक्ति जो आज ऑर्गेनिक फार्मिंग से अगर वो रोटी गेहूं उत्पादन कर रहा है, गेहूं का उत्पादन कर रहा है, और उससे अगर वो खा रहा है उस रोटी को, और एक वो व्यक्ति जो DAP और पोटास वगैरह जो भी डालते हैं इसमें, ये सब कुछ डाल करके उसका हो रहा है, तो इनमें कितना अंतर है, कितना डिफरेंस है दोनों में, एक ऑर्गेनिक खेती में और आज की जो खेती है इसमें? देखिए, जो किसान समझदार है और अपने घर में जैविक खेती करके जैविक का अनाज खाता है, आप उसका अध्ययन करिए, जाकर के उससे सर्वे करिए, तो क्या है कि उसका डॉक्टरों चिकित्सा में उसका पैसा बहुत कम जाता है, ना के बराबर। और जो रासायनिक खेती करके खा रहा है तो वो कमा तो रहा है, लेकिन अपनी आमदनी का बहुत सारा एक बड़ा सा हिस्सा जो है चिकित्सा जगत को दे आ रहा है। तो वो जो जैविक खेती कर रहा है वो स्वस्थ है, शरीर से भी स्वस्थ है, मन से भी स्वस्थ है। ठीक है ना? ठीक है, भौतिक संसाधन थोड़े कम है, लेकिन जो रासायनिक कृषि से कमा रहा है, वो खा रहा है, तो न शरीर से स्वस्थ है, न मन से स्वस्थ है, और क्या है, और वो ही पैसा डॉक्टरों को जा रहा बस जा रहा है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि अगर ये रासायनिक पदार्थों पर अगर नियंत्रण कर लिया जाए या इनके ऊपर रोक लगा दी जाए, तो आपको लगता है कि कुछ परिवर्तन देखने को मिलेंगे? कितना समय लगेगा परिवर्तन होने में? ये तो समझ का विषय है कि अगर हम चाहेंगे ना कि अपने दिमाग को सेट कर लें कि नहीं, हमको विषय जब समझ में आ जाएगा ना तो 2 मिनट नहीं लगता है। और विषय अगर समझ में नहीं आया तो पिछले 20 सालों से सरकार प्रयास तो कर रही कि परंपरागत खेती को प्रारंभ किया जाए, जाने कितने प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जाने कितने अभिनव प्रयास निकाले जाते हैं, बिल्कुल, लेकिन कहाँ हुआ, कहाँ जमीन पर कहाँ हुआ? जमीन पर नहीं। तो जमीन पर इसलिए नहीं हुआ कि आप एक ड्रामा कर रहे हैं, मेंटली आप प्रिपेयर नहीं हैं इस चीज़ को। ठीक है ना? तो हमें
एक संकल्प लेना है कि नहीं यार, ये आधुनिक जो कृषि प्रणाली है ना, ये तो हमको बर्बाद कर रही है। हमारे प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है और मेरे बच्चों को भी इस दुनिया में, संसार में भी जीना है। तो बच्चों की खुशियों के लिए ही सही आगे तो आना पड़ेगा। नहीं तो वो किसान भी तो इसमें शामिल है एक बड़ी संख्या में, जो खेती करना ही नहीं चाहता। अब तो वो चाहता है कि उसका बच्चा कलेक्टर हो जाए, वो डीएम बने, एसडीएम बने, इंजीनियर बने। वो तो सिर्फ इसलिए खेती कर रहा है कि मैं अपने बच्चों को आगे पढ़ा सकूं। तो कितने लोगों ने बना लिए, कितने लोगों ने बना लिए। तो ये भ्रम है ना, ये तो लालीपाप है ना, जबरदस्ती का, कि हम डीएम बन जाएंगे, हम तहसीलदार। कितने लोग बन जाएंगे भाई? तहसीलदार या डीएम बनने के बावजूद भी आप रोटी खाएंगे। बिल्कुल ठीक है ना, ये क्यों भूल जाते हैं? बिल्कुल। तो कितने लोग बड़े बड़े हैं धनाढ़ जो रोटी से खुश हैं। रोटी तो हमको संस्कृत, रोटी में मिठास होनी चाहिए, और मिठास वो संस्कृति ही घोल सकती है। ये जहर तो उसमें जहर ही घोलेगा ना रोटी में। भाई रोटी में यूरिया का जहर, डीएपी का जहर, इंसेक्टिसाइड का, फंजीसाइड का, ये घोलना चाहते हो, या माँ, कुदरत रूपी माँ का स्नेह घोलना चाहते हो। तो कुदरत रूपी जो हमारी माँ है ना, वो जब अपना उसमें स्नेह डालेगी ना, तो रोटी आपको मीठी लगेगी, रोटी आपको स्वादिष्ट लगेगी, रोटी आपको स्वस्थ बनाएगी। बिल्कुल। ये थे हमारे साथ में दार्शनिक बीके सचान साहब। और मुझे लगता है कि कृषि संस्कृति को समझना इतना आसान नहीं है, और आज की युवा पीढ़ी खास तौर पर उन्होंने जो युवा पीढ़ी को संदेश दिया वो यही है कि हमें अपनी आधुनिक कृषि, जो हमारी प्राकृतिक कृषि थी, हमें उस ओर बढ़ना होगा, उस दिशा की ओर अपना कदम बढ़ाना होगा। बाकी मिलेंगे अगले एपिसोड में, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, धन्यवाद।